वर्ग दशम के लिए बोर्ड पर लिखे गए एक प्रश्न को मैं हल करने जा रहा हूं और इसके बाद अंकगणित का आधारभूत प्रमेय, फिर HCF LCM का मूल कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड जो भी टर्म होंगे उसको सॉल्व करने के तरीके। वस्तुतः HCF और LCM पर आधारित जो भी प्रश्न होते हैं, इसके पहले मैंने लेमा प्रमेयिका के संदर्भ में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में जानकारी दिया और उससे संबंधित सारे प्रश्न जो एक्सरसाइज 1.1 से संबंधित था, आप लोगों ने उसे भली भांति अपने से सॉल्व कर लिया। अब मैं नेक्स्ट चैप्टर आप खुद सॉल्व कर पाएं, इस उद्देश्य से ऐसे तो यह चैप्टर दोबारा आप लोग को बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस उद्देश्य से आपको यह चैप्टर जो हम फिर से बता रहे हैं, इसका उद्देश्य यह है कि अब आप अगले बोर्ड की तैयारी के लिए अपने आप को काफी तटस्थ कर पाएं। और अभी जो बोर्ड पर प्रश्न दिया गया है आगे, इस प्रश्न इससे संबंधित एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। बनाना बहुत आसान है, सिर्फ इसको समझने की जरूरत है। वेल अंडरस्टैंडिंग जब आपको हो जाएगा तो किसी भी तरह के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से खुद उसका आंसर बना पाएंगे, उसको आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत यहां है कि सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। इस साबित करने के लिए दिया गया। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक सम जब प्रूव करना रहेगा तो आप धनात्मक सम पूर्णांक मानेंगे। जब आपको विषम पूर्णांक प्रूव करने के लिए दिया जाएगा तो धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। इस प्रश्न को हल करने में हम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक सम और विषम यही दो हो सकते हैं। तो इसको बनाने में आप सीधे इस यहां मान लें धनात्मक, लेट माना कि कुछ भी सपोज कर लें आप, x, y, z, p कुछ भी मान सकते हैं। इससे इतर यहां जो दिया हुआ है q दिया हुआ है तो हम q नहीं मानेंगे। यहां m दिया हुआ है तो m नहीं मानेंगे, m को छोड़कर मानेंगे। तो लेट p कोई धनात्मक पूर्णांक है। पॉजिटिव इंटीजर के रूप में p को मान लिया गया। x भी यहां ले सकते थे, m भी यहां ले सकते थे, कुछ भी मान सकते हैं। और धनात्मक पूर्णांक ही लेना है जब धनात्मक पूर्णांक से रिलेटेड प्रश्न होंगे। p धनात्मक पूर्णांक हम पहले मान लिए। अब हमको देखना है कि जो हमको प्रूव करना है उसमें गुणक के रूप में कौन सी संख्या लिखी हुई है। तो q के साथ 2 लिखा हुआ है। जो चर पद है
उसके साथ कौन सा अचर पद गुणांक के रूप में उपस्थित है। जैसे 2q लिखा हुआ है तो q चर पद है और 2 उसके साथ अचर पद है, तो अचर गुणांक जो है उसके साथ उसी को इसमें लिया जाएगा। p कोई धनात्मक पूर्णांक है मानते हैं, p में 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। अब ये q कहां से, तो यहां q था इसलिए q लिखे, यहां m रहेगा तब हम यहां m मानेंगे, लेकिन जब वर्ग करने पर होगा या घात करने पर होगा या ये घन करने पर होगा तो उसके लिए अलग से, लेकिन यहां हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करेंगे। p में 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r, शेषफल r तो मानने का ट्रेडिशनल सिस्टम है, r रिमाइंडर होता है, और इसके पहले जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको बताया गया उसमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो q उसमें था। यहां उस q को हम नहीं ले रहे हैं, यहां जो प्रेजेंट q है उसको ले रहे हैं। तो यहां m रहेगा तो हम यहां m लेंगे, यहां जो रहेगा वही लेंगे भागफल के रूप में। शेषफल हम अलग से r ही मानेंगे, दूसरा कुछ नहीं मानेंगे। तो जब हम p को कोई धनात्मक पूर्णांक मानते हैं तो उसमें 2 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, हमने लिखा। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के आधार पर हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 2q प्लस r। p से भाग देने पर, ये p में 2 से भाग देने पर 2 लिखे, भागफल q आता है, शेषफल r आता है, p इज इक्वल टू 2q प्लस r हो गया। अब ये बता रहा है इसमें कि r का मान क्या हो सकता है। हम किसी भी संख्या में 5 से भाग देंगे तो शेष कभी 5 आने की संभावना नहीं होगी, शेष 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 आ सकता है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है। रिमाइंडर जब भी आएगा, हम जब यहां भाग देने लगते हैं ऐसे 17 में 5 से भाग दे रहे हैं, तो कभी भी रिमाइंडर ये नहीं होगा या इससे बड़ा नहीं होगा, हमेशा इससे छोटा होगा। लेकिन स्टार्ट कहां से होगा, तो रिमाइंडर हो सकता है कि 0 हो जाए, रिमाइंडर कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर, यानी रिमाइंडर का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जिससे यहां भाग पड़ रहा है उससे, जैसे यहां 2 से भाग पड़ रहा है तो 2 कभी नहीं होगा, 2 से छोटा होगा। तो r का मान, r विल बी इक्वल एंड ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 2। 2 से छोटा होगा, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, इसलिए r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 कभी नहीं होगा। अब हम केस 1
केस 1 मीन्स आर का मान एक बार 0 रखेंगे या दो केस उत्पन्न होगा, दो स्थिति उत्पन्न होगी। आर इज इक्वल टू 0 पुट करने पर किस में? इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, फर्स्ट इक्वेशन में आर इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहां हम लिखते हैं P इज इक्वल टू 2Q, R के बदले 0, P इज इक्वल टू 2Q। P को हमने क्या माना था? धनात्मक पूर्णांक, तो P धनात्मक है और P के बदले 2Q आ रहा है, तो 2Q भी धनात्मक है। इस प्रश्न को सॉल्व करने में आप निश्चित रूप से यह जान लेंगे, ऐसे भी 2Q है और बाद में यहां आगे प्लस में 0 है, इसलिए यह सम संख्या है। तो P इज इक्वल टू 2Q, इसलिए Q पॉजिटिव इवन नंबर होंगे। अब केस 2 जब लिखते हैं तो होगा फर्स्ट इक्वेशन में R इज इक्वल टू 1 रखने पर, 0 रख लिए थे, अब 1 रखते हैं, तब हो जाएगा P इज इक्वल टू 2Q प्लस R के जगह पर 1। चूंकि P धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए 2Q प्लस 1 भी धनात्मक पूर्णांक है। यहां हमने 2Q को सम मान लिया है, इसलिए अब उसमें एक जुटेगा। किसी भी सम संख्या में जब एक जुटता है तो विषम बनता है, फिर विषम में एक जुटता है तो सम बन जाता है। तो P इज इक्वल टू 2Q प्लस 1 पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव? क्योंकि P हमने पहले से पॉजिटिव इंटीजर माना। पॉजिटिव इवन यहां है, यहां ओड लिखेंगे। क्यों ओड लिखेंगे? क्योंकि 2Q को हमने इवन माना, तो 2Q प्लस 1 को ओड मानना है। पॉजिटिव ओड नंबर हैं, प्रूफ। एक प्रूफ तो यहां है और पहला प्रूफ यहां था। इस प्रकार क्वेश्चन अब दूसरा पूछा जा सकता है। 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 पॉजिटिव इंटीजर होंगे। सिद्ध करें कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे या धनात्मक पूर्णांक होंगे। तो ऐसी स्थिति में बस सेम इस आधार पर जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लगेंगे तो माना P धनात्मक पूर्णांक है, यहां भी P ही माना जाएगा। चूंकि इसमें P नहीं है तब P मान लेंगे। इसमें P रहता लिखा हुआ 6Q के जगह पर 6P रहता तो वहां हम P नहीं लेते, यहां हम इतर लेते, उससे डिफरेंट लेते। तो P को धनात्मक पूर्णांक मानते हैं। अब यहां लिखेंगे P में 2 से भाग देने पर, क्यों लिखे? यहां 2 था, इसका गुणांक 2 था, यहां इसका गुणांक 6 है, यहां लिखेंगे 6 से भाग देने पर भागफल Q या Q है, Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। शेषफल तो हमेशा R मानना ही है। अब हम इस आधार पर तुरंत यहां लिखेंगे P इज इक्वल टू 6Q प्लस R या 2Q है तो उसको इस क्वेश्चन में 6Q प्लस R होगा। 6Q प्लस R होगा तो वो बताएगा कि R का मान
6 से छोटा और 0 एवं 0 से बड़ा होगा। यहां 0 ठीक है, यहां 2 के जगह पर खाली 6 लिखाएगा। जब यहां 6 लिखाएगा तो स्थितियां कितनी उत्पन्न होगी? एक 0, एक 1, एक 2, एक 3, एक 4, एक 5। अब 0 यहां नहीं लेना है, प्रूव करने के लिए जो कहेगा उसी के अनुसार। आर के लिए यहां 1 कहता है प्रूव करने, तो फर्स्ट स्थिति में r बराबर 1 रखने पर, सेकेंड स्थिति में r बराबर 3 रखने पर, और तीसरी स्थिति में r बराबर 5 रखने पर। जबकि इसमें, इस प्रश्न में r का वैल्यू हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लाएंगे, क्योंकि 0 से 6 के नीचे तक आएगा। तो इसमें बनाना जब रहेगा हमको तो 3 ही स्थिति, 3 ही प्रूव करना है, तो 3 ही स्थिति की जरूरत तो होगी। तो 3 प्रूव करना, एक वाला ये लेंगे फर्स्ट स्थिति में, दूसरा सेकंड पोजीशन, सेकंड केस की चर्चा होगी, इसको उठा लेंगे, थर्ड केस की चर्चा होगी, इसको उठा लेंगे, प्रूव हो गया। इस प्रकार किसी भी तरह के प्रश्न इससे संबंधित यदि पूछे जाते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको जो भी प्रश्न उसमें होगा आप बनाएंगे। अब इससे आगे वर्ग करने पर और घन करने पर भी रहेगा, तो कुछ नहीं है, वर्ग करने पर रहेगा, मानेंगे इसी तरह। वर्ग करने पर रहेगा, यहां वर्ग का वहां लिखा हुआ रहेगा वर्ग करने पर क्वेश्चन में, तो यहां पी स्क्वायर, जब यहां पी स्क्वायर तो 2q प्लस r का होल स्क्वायर। घन करने पर तो पी क्यू फिर 2q प्लस r का। तो घन करने पर रहे या वर्ग करने, फिर आगे हम बढ़ेंगे, r का वैल्यू इसी तरह कैश के आधार पर पुटअप करेंगे। आप बनाएंगे, फिर जो नहीं बनेगा उसके बारे में आप कमेंट करेंगे, जरूर मैं उसको बताऊंगा। अब मैं चाह रहा हूं आगे अंक गणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, और फिर उससे आगे HCF और LCM से रिलेटेड जो प्रश्न होंगे, जिसका कंपटीशन में बहुत उच्च स्तर से उपयोग में उसको लाया जाता है, और उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न प्राय जनरल कंपटीशन में खूब पूछा जाता है, और 10th क्लास के लिए तो उपयोगी है ही। तो सबसे पहली बात यह है कि यहां जानना है अंक गणित का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। यूक्लिड के द्वारा बताया गया था। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक ये क्या कहता है? तो कोई भी कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या का अभाज्य गुणनखंड जो होता है वह अद्वितीय होता है। इसमें 3 वर्ड को समझना जरूरी है। किसी भी भाज्य संख्या का किसी भी भाज्य संख्या का किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में, गुणनखंड के रूप में अद्वितीय
रूप से व्यक्त किया जा सकता है। इसमें भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में और अद्वितीय रूप में, इन तीनों टर्म को समझने की जरूरत है। तो आप पहले से जानते हैं अभाज्य क्या है। अभाज्य क्या है? तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो। एक से कटे, अपने से कटे, बाकी किसी से ना कटे। अब भाज्य में क्या होगा? जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित होती हो, भाज्य हो जाएगा। तो अभाज्य में है दो गुणनखंड होते हैं। भाज्य किसी भी अभाज्य संख्या के कम से कम दो गुणनखंड। इंपोर्टेंस है इस लाइन का, इसको समझने की जरूरत है। अभाज्य संख्या की चर्चा जब होती है तो उसमें यह बताया जाता है ना, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर क्या है। तो वैसी संख्या जो एक से कटे, एक तो वैसी संख्या है जिसके पास ताकत है किसी भी संख्या को वो काट सकती है। काट सकती है का मतलब उसके पास डिवाइड करने की कोई क्षमता नहीं है, बांटने की कोई क्षमता नहीं है। 50 में 1 से भागा दो, 50 उत्तर, माने 50 को वो बांटेगा नहीं। वहां है अभाज्य जो ना बांटे। तो जो एक से कटे या स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। जो स्वयं से कटेगा तब भी विभाजित नहीं होगी। जब स्वयं से कटने की बात आने लगेगी, जो स्वयं से कटती है, अपने आप से कटती है, तो उत्तर एक आता है। एक से कटती है, एक से कटती है तो वाइस वर्सा। जैसे 40 में 1 से भागा देंगे 40 उत्तर, और 40 में 40 से भागा देंगे तो 1 उत्तर। तो यहां 1 उत्तर हुआ, यहां 40 उत्तर हुआ। तो ऐसी को कहेंगे वाइस वर्सा हो रहा है। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि एकदम एक दूसरे के जस्ट 1 से काटते हैं तो 40 आता है, तो 40 से काटते हैं तो 1 आता है। ऐसी स्थिति में अभाज्य संख्या को ही माना गया है कि 1 से कटे, अपने से कटे, बाकी किसी से ना कटे। तो दो। अब इसके पहले एक बात आती है, क्या एक अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या है। एक से कटती है, एक स्वयं से कटती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? कि एक स्वयं से कटती है या तो एक से कटती है, एक ही बार कटती है, दोनों स्थितियां उत्पन्न नहीं हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी अभाज्य संख्या के दो गुणनखंड होते हैं, एक के दो गुणनखंड नहीं होते। लेकिन जो 2 है उसको 1 गुना 2 कह सकते हैं, 3 को 1 गुना 3 कह सकते हैं, लेकिन 1 को तो 1 गुना 1 ही न कहेंगे। तो हम काउंट करेंगे यहां, और इसको दोनों एक ही है तो एक ही बार काउंट होगा। इसके 2 फैक्टर नहीं हुए, इसके 2 फैक्टर हुए, इसके 2 फैक्टर हुए, इसके 2 फैक्टर नहीं हुए। अब इसके 2 फैक्टर नहीं हैं, इसलिए चूंकि एक के 2 गुणनखंड नहीं हो सकते, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहलाने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके 2 फैक्टर होना चाहिए। अब यहां भाज्य की बात है
तो भाज्य संख्या क्या है? जो एक से कटे, स्वयं से कटे, किसी से और कट जाए तब तो भाज्य। अभाज्य में था एक से कटे, स्वयं से कटे, बाकी किसी से ना कटे। तो इसमें है भाज्य में कि अपने से कटती है और एक से भी कटती है, फिर किसी दूसरे से भी कटती है, फिर किसी तीसरे से भी कटती है। मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। तो भाज्य संख्या, जब भी हमारे पास कोई भाज्य संख्या की बात होगी तो भाज्य संख्या को जब हम अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में विभक्त करने लगते हैं, जैसे एक संख्या हम लेते हैं 12, भाज्य संख्या है, या एक से भी कटती है, यह अपने आप से भी कटती है, और ये 3 से भी कटती है, ये 2 से भी कटती है, ये 4 से भी कटती है। इसके लिए इसको हम कह सकते हैं ये भाज्य है। तो हम इसको लिखेंगे अभाज्य संख्या के फैक्टर में 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी 2 स्क्वायर इंटू 3 अभाज्य संख्या का गुणनखंड हुआ ये। और यह गुणनखंड मास्टरपीस है, यही होगा, दूसरा नहीं। इसी को अद्वितीय कहते हैं। अद्वितीय का मतलब कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3 ही होगा, कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसलिए कोई दूसरा नहीं हो सकता, इसके लिए जो हम शब्द प्रयोग में लाते हैं वो है अद्वितीय। इसलिए इसको याद रखना है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में अद्वितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब जो बात आगे आती है, इसमें कुछ संख्याएं, इस तरह के कुछ प्रश्न होंगे। 6 to the power n या 2 to the power n, कुछ भी इस तरह की संख्या रहेगी, 5 to the power n। तो यहां एक प्रश्न ऐसा है कि 6 to the power, यहां क्वेश्चन होगा कि 6 to the power n में जब n का मान कुछ भी रखा जाए, 1 2 3 4 5 6 इन्फिनाइट रूप में कहीं भी कोई भी संख्या, कोई भी मान रखेंगे, तो कभी भी इसका अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। इसको प्रूव करना है। 6 to the power n, जहां n का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी आएगा, n के जगह पर हम यहां 2 पावर दे दें, 3 पावर दे दें, 5 पावर दे दें, 1000 पावर दे दें, 500 पावर दे दें, 8 पावर दे दें, 17 पावर दे दें, कभी भी 6 पर पावर हम 2 देते हैं 36 आता है, 6 पर पावर 3 देंगे, 6 पर पावर 4 देंगे, 6 पर पावर 5 देंगे, 6 पर पावर 128 देंगे, 6 पर पावर 5003 देंगे, कुछ भी देंगे, n का मान कुछ भी हो सकता है। तो अंतिम अंक इसका 6 आया, इसका भी अंतिम अंक 6 ही आएगा। मतलब अंतिम अंक कभी 0 नहीं आएगा। मतलब इसका लास्ट डिजिट नेवर बी 0, इसके अंतिम अंक कभी भी 0 नहीं होंगे। इसको प्रूव करना है। तो ये तो हम लोग जानते हैं कि अंतिम अंक 0 नहीं होगा, n ऊपर रहेगा तब। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे, प्रूव करने की बात जब होगी तो सिंपली हम तुरंत क्या कर सकते हैं कि 6 को लिखेंगे 6 to the power n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 to the power n लिख सकते हैं। 6 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में बांट देंगे, जो संख्या रहेगी उसका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब यह बताता है, यह संख्या बता रहा है कि 6 2 से कटेगा या 3 से कटेगा। 6 एक ऐसी भाज्य संख्या है जो 2 से कट रही है और 3 से। 6 ऐसी
भाज्य संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित है, अर्थात 6 का अभाज्य गुणनखंड और द्वितीय रूप में 6 का इस सेंटेंस के बदले हम दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं कि 6 का अद्वितीय गुणनखंड 2 और 3 होगा। तो आप वो भी लिख सकते हैं 6 ऐसी भाज्य संख्या है जो 2 एवं 3 से विभाजित है, ज्यादा अच्छा रहेगा यही लिखने। 6 का अभाज्य गुणनखंड और द्वितीय रूप में पहले जो लिखे थे उसे थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसका टर्मोलॉजी है, ये इसको लिखने से तो यही लिखना चाहिए। 6 का अभाज्य गुणनखंड और द्वितीय रूप में 2 एवं 3 है। अंतिम अंक 0 हो, इसके लिए कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक 0 हो जाएगा उसको 5 से कटना पड़ेगा। जिसका अंतिम अंक 0 होगा उसको किसी भी परिस्थिति में 5 से कटना होगा। अंतिम अंक 0 होने की स्थिति में उसे 5 से विभाजित होना होगा। तो 6 2 से कटता है या 3 से कटता है? 5 से तो नहीं कटता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 है या 3 है, 5 नहीं है। 6 का अभाज्य गुणनखंड 5 नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n के अंतिम अंक 0 नहीं होंगे, 0 नहीं होंगे। प्रूव्ड। इस तरह 6 के बदले जो भी रहे, कोई भी संख्या रहे, एकदम सेम इसी स्थिति में, इसी सिस्टम से इसको प्रूव किया जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपको अभी मैं देना चाह रहा हूं वह है HCF एवं LCM। HCF मौसो, और फिर जानना है इसमें लॉस हो। महत्तम समाप वर्तक, लॉस ऑफ LCM लघुत्तम समापवर्ती। बोलचाल में अक्सर लोग महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोल देते हैं, तो यहां ध्यान यही देना है कि ये अपवर्त से बना है और ये अपवर्तक से बना है।
इसमें मल्टीपल एम, मल्टीपल आया और इसमें फैक्टर आया। यह अपवर्तक से बना, अपवर्तक, और यह बनता है अपवर्त्य से। अपवर्तक फैक्टर है और अपवर्त मल्टीपल है। तब इसका नाम हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और यहां होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हैं, तब इसका नाम HCD भी होता है। HCF का दूसरा नाम HCD भी होता है। तो अपवर्तक और यह अपवर्त्य। अपवर्तक में क्या है, किसी भी संख्या का अपवर्तक हम निकालना चाहते हैं तो अपवर्तक वो सभी संख्याएं हैं जो दी गई संख्या को विभाजित करती है। वैसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को, इस पर स्ट्रेस देने की जरूरत है, जो दी गई संख्या को विभाजित करती है, दी गई संख्या का अपवर्तक कहलाती है। संख्या है 15। 15 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है? 15 1 से कट सकती है, 15 3 से कट सकती है, 5 से कट सकती है, खुद 15 से कट सकती है। तो F15 का जो वैल्यू होगा वह 1 3 5 15 होगा। अपवर्तक जब भी होगा तो किसी भी संख्या का अपवर्तक हमेशा उस संख्या और उससे छोटी संख्या होगी, 15 और 15 से छोटी। इसी तरह हम यदि 30 का अपवर्तक निकालते हैं, हम यदि 18 का अपवर्तक निकालते हैं तो 18 और 18 से छोटी सभी संख्या ही अपवर्तक होगी जो 18 को काटती है। 1 18 को काटती है, 2 18 को काटती है, 3 18 को काटती है, 6 18 को काटती है, 9 18 को काटती है, 18 18 को काटती है। इसलिए ये सभी फैक्टर हो रहे हैं 18 के। लेकिन मल्टीपल में क्या है? मल्टीपल जा 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा जो हम करते हैं वो मल्टीपल है। तो इसमें अपवर्त्य है, वैसी परिभाषा हम उसी सिस्टम से लिख रहे हैं। वैसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को विभाजित करती है, दी गई संख्या का अपवर्तक
कहलाती है। इसी परिभाषा में हम कहेंगे वैसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित होती है, दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती है। थोड़ा को से कर देंगे। अंतर दोनों में क्या है? अंतर दोनों में क्या है? अपवर्तक टुकड़ा करने वाला मान और अपवर्त्य, अपवर्तक का निर्माण किससे हुआ? भाग देने। टुकड़ा करने वाला कौन होता है? भाग देने वाला। भाजन की क्रिया जो होती है, भाग देने की जो क्रिया होती है, वही ना टुकड़ा करेगा। अब मल्टीपल में क्या होता है? बढ़ता है मान, तो अपवर्तक हमेशा घटाएगा, छोटा मान को देगा। अपवर्तक मतलब जिस संख्या का अपवर्तक निकालना उससे छोटा मान, और मल्टीपल में क्या है कि वो संख्या बढ़ेगी। वैसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से विभाजित होती है, दी गई संख्या का अपवर्त्य कहलाती है। जैसे 15 का अपवर्त्य निकालना है तो लिखेंगे M15, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 5 जा, ये बढ़ेगा। यही है अपवर्त्य। अपवर्त्य में मल्टीपल हो रहा है, बड़ा सारा मान। यहां लिखा है वैसी सभी संख्याएं, वैसी सभी संख्याएं जो दी गई संख्या से कटे। 15 15 से कटेगा, 30 15 से कटेगा, 45 15 से कटेगा, 60 15 से कटेगा। इसलिए ये सभी संख्याएं 15 का अपवर्त्य होती है, और ये सभी संख्या 1 3 5 15 15 का अपवर्तक होती है। अब अपवर्तक और अपवर्त्य को हम यदि अच्छी तरह से जाने तभी हम अपवर्त्य और अपवर्तक को जब तक हम अच्छी तरह नहीं जानते हैं तब तक हम HCF और LCM को अच्छी तरह नहीं जानते। HCF बना लेना और LCM बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लास 4 से लोग HCF LCM क्लास 3 2 वाले